नमस्कार दोस्तों, आज है 11 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य विवाद कब हुआ था? When did the केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला डिस्प्यूट टेक प्लेस? तो 1973 1973 के अंदर केशव नंद भारती और केरल के बीच एक विवाद हुआ था। केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। केशव नंदा भारती कौन थे? Who was केशव नंदा भारती? तो स्वामी केशव नंदा भारती 1961 से ही केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थी। स्वामी केशव नंदा भारती had been working as the head of the एडनीर मठ located in कासरगोड district of Kerala since 1961। केशव नंद भारती को केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया था, जो कि अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इस मामले की सुनवाई कुल 6 माह तक तकरीबन 68 कार्य दिवसों में पूरी की गई थी। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद क्या था? What was केशव नंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट डिस्प्यूट? तो एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशव नंद भारती द्वारा याचिका के माध्यम से केरल सरकार के 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों से राहत की मांग की गई थी। रिलीफ फ्रॉम द 2 स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला वाज सूट थ्रू ए पेटिशन बाय स्वामी केशव नंदा भारती, द हेड ऑफ द एडनीर मठ। 1970 के दौर में केरल की तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने हेतु भूमि सुधार कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत राज्य सरकार ने जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भू अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार ने इसी निर्णय को केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में चुनौती दी गई थी। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया? What decision was taken by the Supreme Court in केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है, उसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। The Supreme Court said that under Article 368, which empowers Parliament to amend the Constitution, the basic structure of the Constitution cannot be changed। मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई जाती है, जिसे नाजी शासन के बाद कुछ बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व के संविधान में संसद को 2/3 बहुमत के साथ संविधान संशोधन की शक्ति दी गई थी और इन्हीं प्रावधानों का उपयोग हिटलर द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए किया गया था। इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए जर्मनी के नए संविधान में इसके कुछ विशिष्ट हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त सीमाएं लागू की गई।
भारत में मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत किया गया है। बुनियादी संरचना क्या है, यह निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, किंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप निर्धारित किया है, जिसमें संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल। तब से इस सूची का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी चंदा अंशदान प्राप्त करने के लिए कौन सा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है? Which license is mandatory for non-governmental organizations to obtain foreign donations or contributions? तो FCRA लाइसेंस जरूरी होता है गैर यानी कि NGOs। 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा जिन 6 NGO के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें से 4 ईसाई संगठन यानी कि क्रिश्चियन एसोसिएशंस हैं। उनमें से कई संगठनों के दानकर्ताओं के प्रभाव के संदर्भ में चिंताएं व्यक्त की गई थी। इससे पहले 2016 में भी FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगभग 20,000 गैर सरकारी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए। गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी चंदा अंशदान प्राप्त करने के लिए FCRA लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में देश में 22,457 NGO या अन्य संगठन FCRA के तहत पंजीकृत हैं, जबकि 2012 से अब तक 20,674 NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया जा चुका है और 6,702 NGO के FCRA लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में समाप्त हो गए। फ्रेंड्स, अगर आपको रेलवे के NTPC या रेलवे ग्रुप डी, रेलवे JEE, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। गैर सरकारी संस्था यानी कि NGO से क्या अभिप्राय? What does a non-governmental organization mean? तो गैर लाभकारी या गैर सरकारी संस्थान या NGO से आशय ऐसी संस्थाओं से है जो न तो सरकार का हिस्सा होती है और न ही अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और NGOs means entities that are neither part of the government nor do they function for the purpose of profit like other business institutions। भारत में धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत NGO का पंजीकरण किया जाता है। विदेशी अंशदान क्या है? व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन? तो विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी आदि द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत से उपहार के रूप में प्राप्त कोई वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूतियों जिसका मूल्य उस तिथि को 25,000 रुपए से अधिक हो, विदेशी अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया है। Under the Foreign Contribution Regulation Act 2010, any goods, currency or securities received by a person, institution, company, etc. directly or indirectly as a gift from a foreign source, the value of which exceeds rupees 25,000 on that date is defined as foreign contribution। विदेशी अंशदान अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA क्या है? तो किसी विदेशी नागरिक या संस्था द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थाओं को दिए गए अंशदान को विनियमित करने के लिए
1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया गया। 2010 में इस अधिनियम में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। भारत में कार्यरत एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। एफसीआरए के तहत पंजीकरण के बगैर कोई भी एनजीओ या अन्य संस्थान 25,000 रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता या कोई अन्य विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता। क्या है असम राइफल्स? व्हाट इज असम राइफल? असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ में से एक है। असम राइफल्स इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। प्रशासनिक और प्रशिक्षण स्टाफ के अलावा असम राइफल के पास 63,000 से अधिक सैनिक और कुल 46 बटालियन है। ऐतिहासिक दृष्टि से असम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। कुछ समय बाद इस सैन्य बल को 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया है। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? When was the असम राइफल्स established? तो असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ बनाया गया था। असम राइफल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया विच वाज फाउंड इन द ईयर 1835 in British India with only 750 soldiers। तब इस बल ने 2 विश्व युद्धों और 1962 के भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया है। साथ ही इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात सबसे अधिक सम्मानित अर्धसैनिक बल बना हुआ। असम राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 76 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। असम राइफल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कई लड़ाइयां लड़ी थी और इस दौरान इसे 48 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से असम राइफल्स ने 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र जीते। मित्र वो है जिसके शत्रु वही है जो आपके शत्रु है। एक्चुअल में आप मित्र उसे मान सकते हैं जो आपके सुख दुख के साथ रहे, जो आपके मित्र को मित्र समझे, आपके शत्रु को शत्रु समझे, वह मित्र कहलाने के लायक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।